तो इसके लाभ को जान लेना पहले जरूरी है कि अनुसूची 8 में यदि कोई भाषा शामिल हो जाती है तो क्या क्या फायदे होते हैं उसके। ठीक, जैसे कि छत्तीसगढ़ी को शामिल करने का प्रयास जो है वो राजभाषा आयोग के द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो फायदे हैं, पहला फायदा ये होता है कि अब जो भी भाषा अनुसूची 8 में शामिल हो गई है उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये ठीक, पुरस्कार, अगर कोई भी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है तो उसके साहित्यकारों को जो उसके उस भाषा में साहित्य सृजन कर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलना चालू हो जाएगा। ठीक, पहली बात। दूसरा दूसरा फायदा ये होता है कि केंद्रीय अनुदान मिलता है उस भाषा के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए। अब केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष केंद्रीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। ठीक, ये दूसरा फायदा। तीसरा भाषा ये होगा कि उस भाषा में अब प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। कैसी शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा। ठीक, ये प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन उस भाषा में प्रदान की जाएगी। प्राइमरी एजुकेशन आप जानते हैं पहली से 8वीं तक की शिक्षा। पहली से 8वीं तक की शिक्षा का जो मीडियम होगा अब वो क्या हो जाएगा? वो पर्टिकुलर भाषा हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात? नेक्स्ट, अगला फायदा ये होता है कि जो यूपीएससी की परीक्षा होती है, ठीक है, यूपीएससी की परीक्षा, अब यूपीएससी की परीक्षा में जो एक भाषा है, ठीक है, एक भाषा, वो एक भाषा अब एड ऑन हो जाएगी, यानी कि उस भाषा में भी परीक्षा होगी। विकल्प के रूप में यूपीएससी छत्तीसगढ़ी का भी ऑप्शन देगा। समझ में आई मेरी बात? तो ये कुछ फायदे हैं ऐसे, हालांकि फायदे बहुत सारे होते हैं लेकिन 4 फायदे ये महत्वपूर्ण है जो कि अगर कोई जो भाषा है वो 8वीं अनुसूची में शामिल हो गई तो ये सारी जो फायदे हैं उसको मिलते हैं। समझ में आई मेरी बात? अब देखो हमारे यहाँ इतना अच्छा, एक महत्व तो मैं बताना ही भूल गया, एक जो इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि अब इस भाषा में प्रशासनिक कार्यवाहियां स्वीकार की जाएगी। ठीक है, इस भाषा में प्रशासनिक कार्यवाहियां, ठीक, ऐसा आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, कार्यवाहियां, है ना, ऐसा आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, अब आप एप्लीकेशन लिख के दे सकते हो छत्तीसगढ़ी में, उसको भी स्वीकार किया जाएगा। किसके द्वारा? कलेक्टोरेट में अगर करोगे तो कलेक्टोरेट द्वारा स्वीकार किया जाएगा इसको। ठीक, ऐसा। तो ये इतने सारे फायदे हैं। अब भाषा की बात अपन कर रहे हैं तो याद रखो भाई कि भारतीय संविधान में चूंकि संशोधनीय बोला मैं, तो मूल रूप से भारतीय संविधान में यानी कि 1950 में जब बनाया गया था, लागू किया गया था संविधान को, ठीक, तो उस समय टोटल इसमें 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं, 14 लैंग्वेजेस थी इसमें। और वर्तमान में यदि आपको आंसर लेना होगा कि इसमें कितनी भाषाएं हैं करके, ठीक, वर्तमान में, तो इसमें टोटल 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। समझ में आई मेरी बात सभी को? 22 भाषाएं इसमें वर्तमान में हैं। अब अपने को अगला काम क्या करना है, इसमें अपने को देखना है कि कौन कौन सी भाषाएं, ठीक है, देखना है इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, वही पुराना वाला तरीका हमारा कि अपन एक मैप बनाएंगे, भारत का नक्शा। फिलहाल इसको लिखेंगे आप लोग फटाफट तेजी से लिख लीजिए इसको, है ना। इसके बाद अपन 22 भाषाओं को याद करेंगे विथ मैप। ठीक, इंडिया के मैप में अपन उसको ट्रेस करेंगे। कुछ भी पूछ सकता है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ऐसा। जी, इसको लिखना है, लाभ है वो। अगर 8वीं अनुसूची में कोई भाषा शामिल होती है तो क्या फायदे मिलते हैं, वो फायदे हैं यहां पर, है ना। चलो, है ना, नोट करते रहना आप लोग। ऐसा भारत का नक्शा बनाएंगे एक छोटा सा। देखो जरूरी नहीं है कि एकदम सटीक आप भारत का नक्शा बना रहे हैं। भारत का नक्शा ऐसा हो कि केवल समझ में आए कि हाँ ये वाकई में कौन सी भारत का नक्शा है, मतलब भारत है, ऐसा। ठीक है, और अपन इसको बहुत बार उपयोग करेंगे तो आप भारत का नक्शा बनाना सीख लीजिए, ऐसा। कई बार कई सारी चीजों को याद करने के लिए अपन इसका उपयोग करेंगे, ऐसा। देखो देखो भाई, 22 भाषाएं, तो 22 भाषाओं को याद करने से पहले अपन शुरुआत की 14 भाषा याद करेंगे, फिर बाद में संविधान संशोधन याद करेंगे कि कौन कौन से संशोधन से अन्य भाषाओं को जोड़ा गया है। 22 भाषा में सबसे पहली जो भाषा है आपकी, सबसे ऊपर से आएंगे अपन, यहां पर कश्मीर पड़ता है इसलिए यहां पर कश्मीरी भाषा पहली भाषा,
ठीक है, कश्मीरी भाषा। देखो साइड साइड से होते हुए आएंगे अपन पूरे बाउंड्री में। कश्मीरी के बाद नीचे पड़ता है पंजाब, इसीलिए कौन सी भाषा वहां पर, पंजाबी भाषा। ठीक, पंजाबी के बाद राजस्थान पड़ता है, तो राजस्थानी भाषा इसमें शामिल नहीं है, इसको ध्यान में रखना, राजस्थानी नहीं है। यहां पर पड़ता है गुजरात, तो यहां पर की कौन सी भाषा है, गुजराती भाषा। यहां पड़ता है महाराष्ट्र, कौन सी भाषा यहां पर, मराठी भाषा। ठीक, मराठी भाषा। महाराष्ट्र के नीचे गोवा पड़ता है, लेकिन वहां की भाषा अभी फिलहाल के लिए नहीं। उसके नीचे पड़ता है कर्नाटक, कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है भाई, कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ भाषा। ठीक, इसके बाद केरल, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम। कौन सी भाषा, मलयालम। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 और 6 भाषा याद हो गई। ठीक, अब केरल के बाजू में एक स्टेट है, कौन सा स्टेट है, तमिलनाडु। ठीक, तो यहां पर की भाषा का नाम है तमिल। कौन सी भाषा, तमिल। और तमिलनाडु के ऊपर एक स्टेट पड़ता है, कौन सा स्टेट, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है, तेलुगु। कौन सी भाषा, तेलुगु। और तेलुगु इसके ऊपर, आंध्र प्रदेश के ऊपर कौन सी भाषा, कौन सा स्टेट, तो उड़ीसा है, इसलिए यहां पर कौन सी भाषा, उड़िया। ठीक, उड़िया। और उड़ीसा के ऊपर एक और राज्य पड़ता है, कौन सा राज्य पड़ता है, पश्चिम बंगाल, इसीलिए बंगाली। ठीक, और इधर नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो सबसे बड़ा स्टेट पड़ता है असम, इसलिए असमिया। ठीक, देखो काउंट करो कितना हो गया, पूरा बाहर बाहर चलते हुए आया मैं, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली और असमिया। 11 हो गया, 11 भाषा हो गई। अब जो भाषा है उसमें एड ऑन करेंगे अपन हिंदी को, हिंदी इसमें शामिल है। ठीक, इसके बाद आप इसकी मातृभाषा संस्कृत को याद कर लो। ठीक, और एक एक्स्ट्रा भाषा उर्दू, उर्दू को भी है ना आपके 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, उर्दू भी इसमें शामिल है। ठीक है भाई, ये हुआ मूल रूप से भारतीय संविधान में 14 भाषाएं, जिनको किसमें रखा गया है, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। समझ में आई मेरी बात सभी को, कितनी भाषा बच गई, 14 प्लस 8 22 हो जाएगी, तो 8 भाषा बची हुई है। अब इन 8 भाषाओं को जोड़ने के लिए 8 संशोधन नहीं हुआ है, 3 संशोधन हुआ है। तो ये 3 संविधान संशोधन को अपन याद करेंगे और उनसे कौन सी भाषा जोड़ी गई है उसको। ठीक, करें, चालू करें, चालू करते हैं। ठीक, ऐसा इसको लिख लिया आप लोग, हाँ लिख लो भाई, फोटो ले लो, हो गया, लिख लिए। ऑनलाइन वाले आप लोग है ना, आप लोग मलयालम, हाँ मलयालम है वहां पे केरल में, ऑनलाइन वाले सभी का हो गया, यस और नो करके बता दीजिए, है ना, फिर मैं आगे बढ़ता हूं इसमें। ओके, नीचे पता करना दोस्त, है ना, मेरे को आइडिया नहीं है उसका। हो गया ये, ठीक ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अपन। नेक्स्ट, ये जो 8 भाषाएं हैं समझेंगे, 8 भाषा, इन 8 भाषाओं को जो जोड़ा गया है, 21वां, 71वां और 92वां। कैसे याद करेंगे, 21 71 अपने आप याद कर लेना, 21 प्लस 71 कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। 3 संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967, ठीक, 71वां संविधान संशोधन 1992 और 92वां संविधान संशोधन आपका 2003। ठीक, ऐसा ये 3 तो संविधान संशोधन, 21वां संशोधन, 71वां संशोधन और कौन सा संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। ध्यान देंगे सबसे पहले जो मूल भाषाएं थी उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ी 15वीं भाषा, इसको अपन बोलते हैं सिंधी। कौन सी भाषा, सिंधी। सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया, सिंधी भाषा। इसके बाद जो 71वां संविधान संशोधन है, यहां पर 3 तो भाषाओं को जोड़ा गया। कितनी भाषाओं को, 3 भाषा। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे, मां को ने करके। ठीक, क्या ट्रिक याद रखेंगे, मां को ने, ऐसा। ठीक, मां फॉर मणिपुरी, कौन सी भाषा, मणिपुरी, मणिपुरी को शामिल किया गया। को फॉर है कोंकणी, बढ़िया, कोंकणी भाषा है ना, ये महाराष्ट्र और गोवा के तटीय क्षेत्रों में बोली जाती है, कोंकण तट जिसको बोलते हैं अपन, तो कोंकणी भाषा। ने फॉर नेपाली भाषा,
भारत के वे क्षेत्र जो नेपाल के बॉर्डर में है वहां पर ये भाषाएं बोली जाती है, उत्तर प्रदेश और बिहार के, है ना, ऐसा नेपाली भाषा। अब इसके बाद कितनी भाषा हो गई भाई, ये हुई 15, ये 16, ये 17 और एक 18, कितनी बच गई, 4 ठो बच गई। अब इस 4 के लिए आप फिर से एक नई ट्रिक याद रखेंगे भाई, इधर ध्यान देना। आप MBBS सुने हैं, तो अपन उस MBBS को MBDS कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, MBDS, ऐसा, ये 4 भाषाओं के लिए MBDS, ठीक है। अब इसमें M फॉर हो जाएगी आपकी मैथिली, कौन सी भाषा, मैथिली भाषा, ठीक, मैथिली भाषा, M फॉर। इसके बाद B के लिए हो जाएगी आपकी बोडो, कौन सी भाषा, बोडो, M फॉर मैथिली, B फॉर बोडो। बोडो कहां बोली जाती है, असम के जनजातीय क्षेत्र में बोली जाती है, बोडो लैंड जिसको बोलते हैं, बोडो, ठीक, मैथिली, बोडो। D फॉर है आपकी डोंगरी भाषा, कौन सी भाषा, डोंगरी, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है डोंगरी भाषा, ठीक। और इसके बाद S फॉर हो जाएगी आपकी संथाली भाषा, जो कि झारखंड के संथाल प्रदेश में बोली जाती है। समझ में आई मेरी बात, ठीक, देख सकते हो आप लोग, पहले 14 देखिए अपन, 15वीं सिंधी, ठीक, 16, 17 और 18 में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, 19, 20, 21 और 22 में मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। गया दिमाग में सभी के, ठीक। छत्तीसगढ़ी भाषा इसमें शामिल नहीं है, आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। और किसके द्वारा किया जा रहा है, तो राजभाषा आयोग के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ी को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और अगर आपको पूछेगा कि छत्तीसगढ़ी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा, संविधान संशोधन होगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ी को इसमें शामिल किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक के समझ में आई मेरी बात, बढ़िया। हाँ, वो संशोधन का नंबर है, संशोधन का नंबर है, 106 बार संविधान संशोधन हुआ है, तो कौन से नंबर में वो संशोधन हुआ है इसको याद करना होता है, ये पूछता है, ठीक है। चलो हो गया, लिख लिए, शुरू से क्यों नहीं लिख रहे थे भाई आप, बहुत फास्ट, आप लिख ही नहीं रहे थे भाई, आपका पेन ही नहीं चल रहा था, बाकी लोग लिख रहे थे, आप सिर्फ देख रहे थे ना। फोटो ले लो, उसको फोटो ले लो, बहुत टाइम लगेगा अभी आपको लिखने में, फोटो ले लो। चलो ऑनलाइन वाले भी जैसे ही लिख लेते हैं यस और नो करके जवाब देंगे, है ना, फिर मैं उसके हिसाब से आगे बढ़ूंगा, क्या ऑनलाइन वाले छूटने नहीं चाहिए। जी जी, जब तक कि लिख लीजिए, जब तक ऑनलाइन वाले से बात कर लेते हैं अपन। ऑनलाइन वाले आप लोग लिख लिए, हो गया सर, ठीक है, ओके। बाकी भी भाई जोड़ते तो बहुत सारे हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो अगला अभी तक के अपन जो पढ़े हैं, अभी तक जो अपन पढ़े हैं, इसमें अपन देखे 8 अनुसूची मूल संविधान में थी, मूल संविधान में 8 ही अनुसूची का प्रावधान था, लेकिन अभी 12 अनुसूचियां हैं। तो ये 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची इसको बाद में जोड़ा गया होगा, और अगर जोड़ा गया है तो फिर से संविधान संशोधन करना पड़ेगा, उसका नंबर फिर से याद करना पड़ेगा कि 9वीं अनुसूची को कौन से संशोधन से जोड़ा गया है। तो याद रखेंगे, देखो लोड लेने वाली बात नहीं है कि अपने को बहुत सारा संविधान संशोधन हो रहा है करके, मैं जितना ज्यादा हो सके कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं, अगर यहां से नहीं आया तो इसका मतलब है कि और कहीं से भी नहीं बनेगा आपसे। मैं जितना ज्यादा हो सके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोग को वहां पर सीधे प्रश्न देखने के लिए मिले, और आप लोग पुराने प्रश्न भी उठा करके देख लेना, इससे कम ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची आप लोग लिखेंगे, 9वीं अनुसूची, ऐसा, ये जो आपकी 9वीं अनुसूची है, ठीक, इसमें कंटेंट क्या है, इसमें क्या बोला है, तो यहां पर बोला है आपके भूमि सुधार के बारे में। किसके बारे में, भूमि सुधार, भूमि सुधार, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्मेशन इसको बोलते हैं, 9वीं अनुसूची का नाम है भूमि सुधार, ठीक। अब यहां पर भूमि सुधार में क्या बात की गई है, लैंड रिफॉर्मेशन में, भूमि सुधार में 9वीं अनुसूची जो है, ठीक, 9वीं अनुसूची, इसको पहला संविधान संशोधन किया गया। जो संविधान में पहली बार संशोधन हुआ था वो इसी के लिए हुआ था, पहला संविधान संशोधन, ऐसा याद रखेंगे, पहला संविधान संशोधन हुआ,
और पहले संविधान संशोधन को किया गया था 1951 में, 1951 में। पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें कंटेंट क्या दिया गया है, लैंड रिफॉर्मेशन, ठीक है, भूमि सुधार। देखो जैसे ही भारत सरकार, जब भारत आजाद हुआ था तो उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किसानों का कल्याण किया जाए, क्योंकि किसानों का जो जोत का आकार था, यानी कि उनके पास जो खेत था वो बहुत छोटा छोटा था, केवल उधर पूर्ति करते थे उन लोग। इसलिए क्या की सरकार कि जो बड़े जमींदार थे, बड़े किसान थे, जो रियासत के राजा थे, उनसे भूमि ली और बाकी छोटे किसानों में बांट दी। इसके लिए बहुत सारा कानून बनाई, जैसे कि हदबंदी, चकबंदी, काश्तकारी उन्मूलन, ये सब आप लोग इतिहास में पढ़ेंगे। तो ये सारे नियम को लागू करने के लिए उसको एक नया कानून चाहिए था। इस नए कानून के लिए वो क्या जोड़ दी, भूमि सुधार। समझ में आई मेरी बात? ऐसा तो भूमि सुधार आप लोग याद रखेंगे, पहला संविधान संशोधन, 9वीं अनुसूची। अगला, ठीक, अगला 9वीं अनुसूची के बाद 10वीं अनुसूची, ठीक है, 10वीं अनुसूची ऐसा। अब देखो भाई 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है, 5 दूनी, ठीक है, 10वीं अनुसूची है। तो याद रखो कि 10वीं अनुसूची को 5 दूनी 10, 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 से जोड़ा गया है, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 से क्या जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची, ठीक। और इस 10वीं अनुसूची में क्या बात की गई है, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल निषेध कानून, ठीक है, दल बदल निषेध कानून को अपनाया गया है। दल बदल निषेध, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि यदि कोई व्यक्ति 5 साल के लिए जिस पार्टी से निर्वाचित हुआ है, जिस दल से, वो अपने दल को बदल नहीं सकता है, ठीक, वो उसी दल में रहेगा। अगर वो जीतने के बाद, चाहे वो निर्दलीय पार्टी से जीता हो, दल को बदल लेता है तो फिर वो अयोग्य कहलाएगा, उसकी संसदी, उसकी पार्षदी, उसकी विधायकी वो समाप्त हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात सभी को? तो ये दल बदल निषेध को लागू किया गया 10वीं अनुसूची से, ठीक। देखो जैसे ही दल बदल निषेध अधिनियम लाया गया, ठीक, यहां पर एक ठो कानून आप लोग याद रखना, ये कानून बहुत इंपॉर्टेंट है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है। कौन सा अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। ये जो मैं आप लोगों को बोला ना कि कोई जो विधायक है, पार्षद है, सांसद है, अपने दल को बदल नहीं सकता है, तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इसका प्रावधान किया गया था, ठीक है, 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। अब देखो मैं बोला कि कोई भी व्यक्ति अपने दल को बदल नहीं सकता है, तो पता कैसे चलेगा कि फलाना व्यक्ति ढिकाने पार्टी से जीता था, अब वो ढिकानी पार्टी को छोड़ रहा है, पता कैसे चलेगा? वो तो अपने अंदर रखेगा ना। लेकिन देखो कभी भी क्या होगा, वो सदन में जब भी होगा और किसी प्रकार का बहुमत का आयोजन किया जाएगा, मतदान का आयोजन किया जाएगा, तो वो अपनी पार्टी जिससे वो जीता है उसको वोट ना दे करके किसी दूसरी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? अगर ऐसा वो करेगा तो समझ जाएंगे कि वो क्या बदल करना चाहता है, दल को बदलना चाहता है। अब देखो याद रखना कि दल बदल के आधार पर, है ना, दल बदल की पहचान कौन करता है, दल बदल की पहचान, ठीक, याद रखना, दल बदल की पहचान करने वाला होता है सदन का पीठासीन अधिकारी, सदन का पीठासीन अधिकारी। समझ में आई मेरी बात? सदन का पीठासीन अधिकारी। अब ये सदन का पीठासीन अधिकारी जो होता है, ये कौन होता है? लोकसभा में लोकसभा का स्पीकर होगा, ये कई कई बार का पूछा हुआ प्रश्न है व्यापम के द्वारा। लोकसभा का स्पीकर होगा, राज्यसभा का सभापति होगा, विधानसभा का अध्यक्ष होगा। समझ में आई मेरी बात सभी को? यानी कि जो उस दल को संचालित कर रहा था, उस व्यक्ति के द्वारा इसकी पहचान की जाएगी कि कौन दल बदलना चाहता है। अगर कोई दल बदलेगा तो फिर उसको अयोग्य करार कर दिया जाएगा, उसकी संसदीय, पार्षदी या विधायकी समाप्त हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात सभी को? चलो, तो दल बदल के आधार पर निर्योग्यता की पहचान कौन करता है? तो सदन का पीठासीन अधिकारी करता है। ये जारी दिमाग में सभी के बात एकदम क्लियर, साफ साफ तरीके से जारी है? अगर ये जारी है तो बात को समझना कि अगर कोई व्यक्ति विधायक या सांसद या कुछ भी बनता है, जीत जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो कभी भी 5 साल के पहले हटाया नहीं जा सकता है, हटा सकते हैं। देखो बताया मैं, दल बदल के आधार पर हटा सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे कृत्य होते हैं, अगर वो उसको करेगा तो वो अपने पद से हाथ धो बैठेगा। समझ में आई मेरी बात? अपने पद से हाथ धो बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो लगातार 60 दिवस तक के किसी भी सदन में जाकर के भाग ना ले, जहां पर जीता है वो 60 दिन तक के अनुपस्थित रहे बिना कोई कारण बताए।
इसके अलावा कोई वो ऐसा कृत्य करे जो क्या हो, अब जो सम्माननीय ना हो, जो उसके पद की गरिमा के विरुद्ध हो, तब भी उसको हटाया जा सकता है। तो याद रखो कि दल बदल के आधार पर निर्योग्यता की पहचान तो सदन का पीठासीन अधिकारी करेगा, लेकिन अन्य निर्योग्यता, ठीक है, अन्य निर्योग्यता, जैसे कि ये एक निर्योग्यता थी, अन्य निर्योग्यता की पहचान, अन्य निर्योग्यता की पहचान, अन्य निर्योग्यता की पहचान कौन करता है? तो याद रखना, अन्य निर्योग्यता की पहचान करेगा निर्वाचन आयोग। कौन करेगा? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग देखेगा कि ये ठीक काम नहीं कर रहा बोल के, और निर्वाचन आयोग सलाह देगा राष्ट्रपति को। किसको सलाह देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को वो सलाह देगा और राष्ट्रपति उसको फिर उसके पद से बर्खास्त कर देगा। समझ में आई मेरी बात? राष्ट्रपति उसको पद से बर्खास्त कर देगा। बताया जाएगा कि ये 60 दिवस तक के अनुपस्थित रहा, या फिर कोई ऐसा कृत्य किया जो इसकी पद की गरिमा के विरुद्ध था, तो चुनाव आयोग पहचान करेगी, राष्ट्रपति को सलाह देगी, राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। याद रखना, चुनाव आयोग द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है? बाध्य है, यानी कि वो जो बोलेगा उसको वैसे करना पड़ेगा। याद रखना भाई, लिखवा दो रहा हूं दोस्त। 9वीं अनुसूची में और कोई डिटेल आप लोग को करने की जरूरत नहीं है। 9वीं अनुसूची के बारे में मैं आप लोग को जब मौलिक अधिकार पढ़ा रहूंगा तो फिर से बताऊंगा, वहां पर लिखवाऊंगा, ठीक है। 9वीं अनुसूची में फिर से बताऊंगा राइट टू प्रॉपर्टी, जब आपको संपत्ति का अधिकार बताऊंगा वहां पर फिर से 9वीं अनुसूची को लेकर के आऊंगा मैं। अभी फिलहाल 10वीं अनुसूची पे फोकस करेंगे। 10वीं अनुसूची के जितना डिटेल में आपको बताया हूं तो ये है ना, गया दिमाग में सभी के? इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है। बढ़े आगे, तो 9वीं अनुसूची को कौन से संशोधन से जोड़े थे अपन? पहला संविधान संशोधन। 10वीं अनुसूची के कौन से संशोधन से जोड़े अपन? 5 दूनी 10 बोला, 52वां संविधान संशोधन, ठीक। ऐसा चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये हुई हमारी 9वीं और 10वीं अनुसूची। लिख लिए थे ऑनलाइन वाले? लिख लिए थे ऑनलाइन में सभी? 9वीं और 10वीं अनुसूची है ना? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। 11वीं और 12वीं अनुसूची। देखो भाई, 11वीं और 12वीं अनुसूची जो है, इसको एक साथ ले रहा हूं मैं। 11वीं अनुसूची, ठीक, ऐसा 11वीं अनुसूची और आपका 12वीं अनुसूची, ये 11वीं और 12वीं अनुसूची, ये समझना। 11वीं और 12वीं अनुसूची को कैसे जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? तो याद रखो, 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज। क्या यहां पर? पंचायती राज। आई बात समझ में सभी को? पंचायती राज है यहां पर। और 12वीं अनुसूची में, लिखते चलो भाई लिखते चलो, 12वीं अनुसूची में है नगरीय निकाय। क्या यहां पर? नगरीय निकाय, ठीक। याद है आप लोग को, ग्रामीण प्रशासन जहां पर होते हैं पंच, सरपंच, ठीक, पार्षद, है ना, विधायक, पार्षद लोग जो होते हैं, है ना, महापौर लोग होते हैं। 11वीं और 12वीं अनुसूची, कोई दिक्कत? हाँ वही तो, पंचायत, पंच, सरपंच, पंचायती राज, पार्षद और उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महापौर, ये सारे रहेंगे नगरीय निकाय में। समझना, बाद में जोड़ा गया है तो संशोधन लगेगा। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ है? तो इसके लिए हुआ है 73। कौन सा संशोधन? 73। और इसके लिए हुआ है 74, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है 1992 में, 1992 में। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है 1992 में। समझ में आई मेरी बात सभी को? ठीक। अब देखो भाई, समझना, कोई भी एक संविधान संशोधन अगर किया जाता है संविधान में, तो उससे एक ही प्रावधान को जोड़ा जाए ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है एक संविधान संशोधन से पूरे संविधान को ही बदल दिया जाए, पूरे संविधान को भी बदला जा सकता है, यानी कि एक से अधिक प्रावधानों को बदला जा सकता है। याद रखना, 11वीं अनुसूची के अलावा 73वें संविधान संशोधन से, है ना, संविधान में और क्या शामिल किया गया है? तो यहाँ पर संविधान में भाग 9 को भी शामिल किया गया है, संविधान का भाग 9, ठीक। और भाग 9 के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद भी शामिल होंगे फिर इसमें। तो अनुच्छेद भी याद रखना, 243 ए फॉर एप्पल से 243 ओ फॉर ऑरेंज तक के 73वें संविधान संशोधन से शामिल किया गया है।
बात क्या समझ में आई? अनुसूची बोला तो 11वीं अनुसूची, भाग बोला तो भाग 9, आर्टिकल बोला तो आर्टिकल 243 ए से ओ तक के क्या दिया गया है? पंचायती राज के बारे में। इससे ज्यादा पंचायती राज के बारे में कहीं नहीं बताया गया, केवल इतनी ही बात है पूरे संविधान में पंचायती राज के लिए। अगला 74वें संविधान संशोधन से अगर आपको बोला कि नगरीय निकाय का अनुसूची कौन सा है तो क्लियर अपन पढ़े 12वीं अनुसूची है। अगर आपको भाग बोलेगा तो भाग बता देना कि ये 9A में है। कहां है? 9A में, जिसको हिंदी में 9 का बोलेंगे, भाग 9 का। ठीक। अगर आपको आर्टिकल पूछेगा तो इसके जस्ट बाद का आर्टिकल ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद पी आता है। ठीक। तो आर्टिकल नंबर 243 पी है ना, पी से आर्टिकल नंबर 243 जेड जी तक के। ठीक है, कहां से कहां तक के? जेड जी तक के। वो जेड तक चला अल्फाबेट ए बी सी डी करके 26 तक के, फिर जेड ए जेड बी जेड सी जेड डी करके जुड़ता गया। माइक ऑफ कर दो। माइक किसका ऑन है? माइक माइक कीर्तन कुमार, माइक ऑफ कर दो यार अपना। ठीक है, माइक ऑफ कर दो, आवाज आ रही है ना। तो 11वीं और 12वीं अनुसूची में अपन देखें पंचायती राज और नगरीय निकाय 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्या क्या चीजें शामिल की गई है आप लोग के सामने है। कोई दिक्कत यहां तक है? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक स्टेप और नीचे जाकर के इसको बताना चाह रहा हूं। बताऊं? बताऊं? पक्का कर लोगे हजम? ठीक, चलो। अगर कर लोगे हजम तो ये भी बात जानो कि ये दोनों जो है पंचायती राज और नगरीय निकाय, ये आते हैं स्थानीय प्रशासन में। किसमें आते हैं? स्थानीय प्रशासन। ठीक है, जैसे कि केंद्रीय प्रशासन होता है ना, जिसमें अपन क्या पढ़ते हैं? मोदी जी के बारे में और द्रौपदी मुर्मू के बारे में पढ़ते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। राज्य का प्रशासन होता है जिसमें अपन मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं। अब वैसे ही स्थानीय प्रशासन, जहां पर अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? महापौर के बारे में, अध्यक्ष के बारे में, पार्षद के बारे में, सरपंच के बारे में, पंच के बारे में, ये पढ़ते हैं। तो ये स्थानीय प्रशासन कहलाता है। याद रखो, स्थानीय प्रशासन को कहां रखा गया है? तो स्थानीय प्रशासन को आप लोग को याद होगा, मैं 7वीं अनुसूची बताया था, याद है? जहां पर 3 लिस्ट बताया था, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची में मैं स्थानीय निकाय लिखा था, याद है? लिखा था। याद रखना कि स्थानीय प्रशासन को राज्य सूची का विषय बनाया गया है। किस सूची का? राज्य सूची का। इसीलिए हमारे देश के 28 राज्य में पंचायत और नगरीय निकाय को स्थापित करने के लिए उन लोग अपने हिसाब से अधिनियम बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में कौन से अधिनियम से पंचायतों का चुनाव होता है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 ये लागू है हमारे यहाँ। नगरीय निकाय बोलेगा तो नगर पालिका अधिनियम 1961, इससे हमारे यहाँ चुनाव होता है। ठीक, इससे हमारे यहाँ चुनाव होता है, उनका प्रशासन होता है। और इसको बदल कौन सकता है? हमारे यहाँ की विधानसभा ही बदल सकती है, क्योंकि वो किसके अंतर्गत आ गया? राज्य सूची के अंतर्गत आ गया। ठीक, तो लिखना अपने छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में है ना, कौन सा अधिनियम लगता है? तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। ठीक है, इससे आपको ईयर पूछ सकता है वो 1993, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 ये। और नगरीय निकाय के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम, ठीक, 1961 1961 ये पूछ सकता है आपको कैसे होता है। अभी सामने में स्थानीय निकाय चुनाव है भाई, जनवरी में, है ना? हाँ, तो पंचायती राज नगरीय निकाय आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम के लिए। ये नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा आपसे? फिर आपके प्रीलिम्स में तो पक्का दिखेगा यहां पर से प्रश्न आप लोग को। चलिए, हो गया? गया दिमाग में सभी के? देखो, आप लोग को इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, मैं कंटेंट ज्यादा देने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मेरे को एहसास है कि एग्जाम यथाशीघ्र देखने के लिए मिलेगा। वहां पर मैं मैराथन लगा के पढ़ाऊंगा, फिर लंबा लंबा क्लास लूंगा, आपके दिमाग में लोड बढ़ेगा। उससे अच्छा मैं शुरुआत से अपनी स्पीड को मेंटेन करना चाहता हूं, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। मेरे को इससे मतलब नहीं कि कौन बाद में आ रहा है, बाद में ज्यादा लोग आ रहे हैं, मेरे को उससे मतलब नहीं है। जो पहले अवेयर होगा मेरे को उससे मतलब। ठीक, एग्जाम उसी का निकलेगा। चलो आगे बढ़े, इसमें बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट, ये हुआ 11वीं और 12वीं अनुसूची, जिसके बारे में पूरा डिटेल अपन देखे। अनुसूचियां हुई खत्म, पूरी तरीके से अनुसूचियां अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन क्या देखने वाले हैं? अपन देखने वाले हैं भाग के बारे में। ठीक है,
मैं क्या पढ़ा रहा था, पहले मैं अनुसूची बताया, 12 अनुसूची का डिटेल, अब मैं भाग बता रहा हूं, 22 भाग। संविधान में 22 भाग है, वर्तमान में 25 हो गए। तो ये पूरे 25 भाग का विवरण अपन देखेंगे कि किस भाग का नाम क्या है, किस भाग में कौन कौन से अनुच्छेद है, कहां से कहां तक के अनुच्छेद है, इसको अपन याद करेंगे। ठीक, इससे होगा क्या, इससे अपने को अगर कोई रैंडम आर्टिकल पूछ दिया कि फलाना अनुच्छेद में क्या है, तो अगर अपने को इंटरवल पता है कि ढिकाने से ढिकाने तक के ये प्रावधान है, तो अपन उसको एलिमिनेट कर सकते हैं फिर। ठीक, लिखेंगे, चलो लिखना, हेडिंग डालना, ये अपना हेडिंग होगा भागों का विवरण। ठीक है, भागों का विवरण, ये आपका हेडिंग होगा। और भागों का विवरण जो अपन पढ़ रहे हैं उसके लिए आप लोग पहले क्रम याद करेंगे, क्रम। ठीक, 22 भाग है हमारे पास, इन 22 भागों को जब तक आप तैयारी करोगे इसी क्रम को अपनाते हुए याद करना, यही क्रम। ठीक, जैसे कि मैं आप लोग को अनुसूची पढ़ाते समय पहले क्रम बताया था, 1 अलग, 2 3 एक साथ, 4 अलग, 5 6 एक साथ, 7 अलग, 8 अलग, ऐसा। ठीक, चलो, तो इसमें पेयर जो रहेगा वो 1 से 4 का रहेगा शुरुआत में। कहां से कहां तक, 1 से 4, 1 से 4 का पेयर रहेगा। इसके बाद 5 से 10 का, 5 से 10 का, 5 से 10 का पेयर रहेगा। 1 से 4, 5 से 10। ठीक, इसके बाद 11 से 13 का पेयर रहेगा। 1 से 4, 5 से 10, 11 से 13। उसके बाद 14 से लेकर 17 तक के अपन देखेंगे एक पेयर। ठीक, इसके बाद भाग 18 अपन देखेंगे एकदम अलग से, भाग 20 अपन फिर देखेंगे एकदम अलग से, और इसके बाद जो छूट गया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपन उसका नाम और अनुच्छेद देख लेंगे, 19, 21 और 22। ये क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, भाग का क्रम कहां से कहां तक बोला, 1 से कहां तक, 4 तक, 5 से कहां तक के, 10 तक के। ठीक है, सभी बोलेंगे भाई। 11 से कहां तक के, 13 तक के। 14 से कहां तक के, 17 तक के। 18 अलग है, 20 अलग है, और बाकी का 19, 21 और 22। ठीक है, गया क्रम, दिमाग में गया सभी के। एक बार इसको एकदम फोकस करके देखो भाई, है ना, ये क्रम एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी सभी फोकस करके इसको देखेंगे, लिखेंगे, फिर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। हो गया, कर लिए नोट? ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें। 1 से 4, 1 से 4, 1 से 4, 1 से 4 में क्या बताया गया है ना, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। और चूंकि अपन संविधान की शुरुआत कर रहे हैं और मैं बताया कि 25 भाग है, इसीलिए एक पुरहोनी में अपन एक भाग को याद कर लेंगे, 4A। ठीक है, 4A एकदम जिंदा दिल से बैठे हो, याद करना है अपने को, अभी के अभी। ठीक, तो भाग की शुरुआत हुई है उस स्थान से जहां हम रहते हैं, जहां हम रहते हैं। हम कहां रहते हैं, हम रहते हैं जिले में, जिला पड़ता है राज्य में, उसके अलावा होता है केंद्र शासित प्रदेश, और इन सभी को मिला करके किसका निर्माण होता है, हमारे देश का निर्माण होता है, भारत का निर्माण होता है। तो उस स्थान के बारे में भाग 1 में बताया गया, संघ, राज्य और उसका क्षेत्र। संघ, राज्य और उसका क्षेत्र, उस स्थान के बारे में बताया गया जहां हम रहते हैं। हम रहते हैं, और हम कौन है, हम इंडियन है। और हम इंडियन क्यों है, हमारा इंडियन क्या कहलाती है, हमारी नेशनैलिटी कहलाती है, यानी कि हम क्या है, भारत के नागरिक हैं। इसीलिए वो स्थान जहां हम रहते हैं, और दूसरा हम रहते हैं, कौन रहते हैं, नागरिक रहते हैं। कौन रहते हैं, नागरिक। तो सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में बताया गया है भाग 2 में। भाग 1 का नाम क्या, संघ, राज्य और उसका क्षेत्र। भाग 2 का नाम क्या बोल रहा हूं मैं, नागरिकता। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो पहला वो स्थान जहां हम रहते हैं, और हम मतलब भारत के लोग, नागरिकता। और तीसरा भारत के लोगों की शक्ति। भारत के लोगों की शक्ति उनका मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार। ठीक, ऐसा। तो भाग 3 का नाम है मौलिक अधिकार। क्या है इस भाग का नाम, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। कहां पर है प्रावधान, तो भाग 3 में प्रावधान मौलिक अधिकार। समझ में आई मेरी बात? अरे करंट जो क्वेश्चन है वो बरस रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बरस रहे हैं। ठीक है, कई कई प्रश्न बनाए जा सकते हैं यहां पर से। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार। अब देखो भाई, इस चीज को समझना कि केवल जनता नहीं होती है एक जगह पे, सरकार भी होती है, और सरकार के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो भाग 4 में किए गए हैं। ठीक, और भाग 4 में क्या है, ये है सरकार के लिए राज्य के
नीति निर्देशक तत्व। क्या है यहां पर? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऐसा कहा जाता है। समझ में आई मेरी बात? संघ राज्य और उसका क्षेत्र, फिर वहां रहने वाले लोग, नागरिक, उनको दी जाने वाली शक्ति, मौलिक अधिकार, उसके बाद सरकार के लिए निर्देश। कौन से निर्देश? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद पुरौनी के तौर पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है बाद में। ठीक है, बाद में जोड़ा गया मूल कर्तव्य को, जिसको फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात सभी को? ठीक है, ये भाग के नाम है ना। अरे मुस्कुरा के बैठे रहो, मुस्कुरा के बैठो, बढ़िया अच्छे दिल से बैठो। ठीक, तुम लोग तकलीफ वाला मुंह लेके बैठे हो, जैसे कि तुम लोग अभी फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, अभी दौड़ दर्द हो रहा है तुम लोग को, अभी तो वो दौड़ चालू नहीं हुआ है। एक समय ऐसा आएगा जब तुम यहाँ पर क्लास में बैठे रहोगे और दर्द होता रहेगा एकदम शरीर। कब ऐसा लगेगा कि कब क्लास के अंदर घुसूं, क्योंकि ये रिलीफ वाला पॉइंट रहेगा जब आप तैयारी कर रहे होंगे फिजिकल की। अब बहुत प्रैक्टिस किए दिन भर, अभी आपको यहाँ पर बैठना है एसी में, आपके चेहरे से वो सुकून में देख पाऊंगा। मैं पढ़ाया हूँ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम को, पहले भी मैं पढ़ाया हूँ। ऐसे होता था, चड्डे में लोग आते थे, ऐसे चड्डे में पूरा धूल धक्कड़ में सने हुए क्लास में बैठे हुए, उधर मेहनत करके आ रहे हैं, इधर फिर बैठे हुए। हाँ, दिन भर चलता है। सुबह की बैच होती है, दोपहर की बैच होती है, शाम की बैच होती है। अभी तुम देखना तो सभी बैच बनेगी अभी देखना तो। ये तो शुरुआत है, ये बहुत बड़ा एग्जाम है भाई। आप पीएससी को निकालोगे एडी चोटी का जोड़ लगा के, और ज्यादा से ज्यादा तहसीलदार बन जाओ। उसका भी ग्रेड पे उतना नहीं होता, मैं बताया आप लोग को 2800 का ग्रेड पे होता है इसका ग्रेड पे ही खुद कितना है? 4200 रुपया है, लेवल 12 का पोस्ट। ठीक, ऐसा बहुत बड़ा पोस्ट है ना। उसके बाद में आप लोग को इन लोग का जलवा भी बताया, कैसा इन लोग को फैसिलिटी मिलता है, बताया मैं आप लोग को, है ना। तो 1 से 4 तक। और सबसे बड़ी बात, हमको डराने में मजा आता है ना। कोई अपने से डरे, कोई अपने को देखे तो अपने को सम्मान की नजर से देखे, ये चाहते हैं अपन जीवन में। ठीक, ऐसा, इसलिए तो 1 से 4 तक की ये बात हुई। नेक्स्ट, अगला 1 से 4 के बाद 5 से 10 समझेंगे। 5 से 10 में क्या बताया गया है? यहां पर बताया गया है प्रशासन के बारे में। किसके बारे में? प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक, प्रशासन जो है उसको अलग अलग पार्ट में बांटा गया, बड़े से छोटा में। 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 9B और 10, ऐसा। अब भी मैं आप लोगों को बताया था 9 में क्या है? 9 में पंचायती राज। 9A में क्या है? तो नगरीय निकाय। अभी बात किए थे अपन, है ना, अनुसूची नंबर 11 और 12 में बात किए थे। अब देखो, ये जो प्रशासन बताया गया उसको बड़े से लेकर छोटे के स्तर में बांटा गया है। और कैसे बांटा गया है? भाग 5 में क्या बोला है? सबसे बड़ा प्रशासन। कौन सा प्रशासन? केंद्रीय प्रशासन, जहां पर अपन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना, ये सब के बारे में पढ़ने वाले। इसके जस्ट नीचे का प्रशासन क्या होता है भाई? राज्य का प्रशासन। तो राज्य का प्रशासन, ऐसा राज्य का प्रशासन ये। ठीक, इससे छोटा प्रशासन, एक ठो प्रशासन है जिसको अपन बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ये 8 में, केंद्र शासित प्रदेश, ऐसा। केंद्र शासित प्रदेश कहां पे है? तो अनुसूची नंबर भाग नंबर 8 में। 7 को मैं छोड़ा हूं क्योंकि 7 जो है वो समाप्त हो चुका है, अब इसकी उपयोगिता नहीं रही भारतीय संविधान में, इसलिए इसको समाप्त कर दिए। समझ में आई मेरी बात? तो भाग नंबर 5 केंद्रीय प्रशासन, 6 में राज्य का प्रशासन, 7 समाप्त हो गया, 8 में केंद्र शासित प्रदेश। अब 9 में मैं चूंकि बताया कि यहाँ पर क्या है भाई? स्थानीय प्रशासन। क्या है यहाँ पर? स्थानीय प्रशासन। फिर से, अगर अनुसूची में बोलेगा तो 11, 12 में, अगर भाग में बोलेगा तो 9 में। ठीक है, 9 में पहला क्या है भाई? यहाँ पे पंचायती राज। 9A में क्या है यहाँ पे? नगरीय निकाय। ठीक, बढ़िया, बोलेंगे तो मेरे को भी मजा आएगा पढ़ाने में। ऑनलाइन वाले भी अपने घर में बैठे बैठे बोलते रहा करो, बोलने से 35% दिमाग में याद हो जाता है, लिखने से 35% याद हो जाता है। 70% जब शुरुआत में ही, जब फर्स्ट स्ट्राइक कर रहे हो तुम दिमाग में, 70% बैठाना आपके ऊपर है। अगर आप पहली बार में अपने दिमाग को स्ट्राइक नहीं करोगे, बोलना प्लस लिखना, तो 70% से अछूते रह जाओगे। फिर बाद में जो 30% है उसको करने में आपको कई दफे रिवीजन करना पड़ेगा।
70% पहले स्ट्राइक में ही याद होता है, ठीक है। तो 9 पंचायती राज, 9A नगरीय निकाय और 9B में है सहकारिता। क्या है यहां पर? सहकारिता। ऐसा ये सहकारिता के बारे में बताया गया। 10 में है आपका प्रशासन, सबसे ग्राउंड लेवल का प्रशासन, जिनको अलग सूची दी गई है प्रशासन के लिए, और ये है एसटी। क्या है? एसटी का प्रशासन। आप जानते हैं एसटी का मतलब क्या होता है? एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। क्या होता है? अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति का प्रशासन भाग 10 में है, ऐसा। ठीक, तो ये हुआ हमारा भाग 1 से भाग 10 का डिटेल, ठीक है। भाग 1 से भाग 10 का नाम। सर आपकी आवाज दीक्षित सर, ओ ठीक है भाई। हम पढ़ेंगे ना अपन, अभी तो अपन केवल नाम याद कर रहे हैं, अभी तो अपन केवल नाम याद कर रहे हैं। अपन अभी क्या करने वाले हैं? अभी अपन डिटेल भी देखने वाले हैं, डिटेल भी देखने वाले हैं, ठीक। चलो, तो 5 से 10 की ये बात हुई। नेक्स्ट 5 से 10 के बाद, 5 से 10 के बाद 11 से 13 की बात करेंगे अपन। 11 से 13 में क्या बात की गई? इधर ध्यान होना चाहिए आप लोगों का एकदम कंसंट्रेशन में। 11 से 13, ये जो 11 से 13 है, यहां पर बताया गया है संबंध। क्या बताया गया है? संबंध बताया गया है, ठीक। रिलेशन बताया गया, और रिलेशन हमेशा कम से कम 2 लोगों के बीच में होता है, 2 लोगों के बीच में। तो याद रखो वो 2 लोग कौन है। तो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, बॉयफ्रेंड की भूमिका निभा रहा है केंद्र, ठीक है, केंद्र निभा रहा है, और गर्लफ्रेंड की भूमिका कौन निभा रहा है? राज्य निभा रहा है। और इन दोनों के बीच में क्या है? संबंध। और संबंध जो है वो 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का संबंध है, और 3 प्रकार के भागों को बना दिया गया है। समझ में आई मेरी बात? केंद्र और राज्य के बीच में संबंध 3 प्रकार का। और याद रखो कि हर संबंध में जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला संबंध होता है, उस संबंध का अंतिम पड़ाव होता है विवाह, होता है विवाह। तो अपन क्या कर रहे हैं? ये केंद्र और राज्य के संबंध को लेके जा रहे हैं विवाह तक नहीं, विवाह तक के। कहां तक के? विवाह। ये ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये ट्रिक रहेगी अपनी, ये संबंध को याद करने की। जो 3 संबंध है वो कौन सा है? तो ये ट्रिक रहेगी विवाह करके, याद हो जाएगा आप लोग को। विवाह, वो विवाह होता है, और ये क्या है? विवाह। याद रखो केंद्र और राज्य के बीच में पहला वी जो है वो है विधायी। क्या है ये? विधायी। केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध कहां है? तो भाग 11, ठीक। अगर आपको पूछे फिर से वी, ये देखो ये पहला वी, दूसरा वी, केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध, तो केंद्र और राज्य के बीच में ये फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक। 11 में क्या बोला? विधायी। 12 में क्या बोला? वित्तीय। और 13 अपने आप का प्रश्न कई बार का पूछा हुआ, वाणिज्यिक संबंध। कैसा संबंध? वाणिज्यिक संबंध, ठीक। ऐसा यानी कि पैसों का लेन देन, पैसों का लेन देन, जो व्यापार और वाणिज्य होते हैं, खरीद फरोख्त होती है, ठीक। किसके बीच में? केंद्र और राज्य के बीच में, उसके बारे में बताया गया 13 में। अपने आप में कई बार का व्यापम का पूछा हुआ प्रश्न है ये, ठीक। तो विधायी, वित्तीय और वाणिज्यिक संबंध केंद्र और राज्य के बीच में 11 से 13 भाग के बीच में बताया गया। इसको कोई दिक्कत यहां तक के गया दिमाग में सभी के? चलो एक बार क्विक रिवीजन मार लेते हैं, ऑनलाइन वाले भी साथ देंगे और घर में ही बोलते हुए चलेंगे इसमें, ठीक है। चलो, तो अपन 1 से 4 का पेयर देखे थे पहले, देखे थे? छोड़ दो, वहीं पे छोड़ दो। 1 से 4 का पेयर देखे थे अपन। 1 से 4 में अपन देखे वह स्थान जहां हम रहते हैं, भाग 1 संघ राज्य और उसका क्षेत्र, ठीक। दूसरा जहां हम रहते हैं, हम कौन है? नागरिक, नागरिकता। 3 में उन नागरिकों की शक्ति, कौन सी शक्ति उनके पास? मौलिक अधिकार। इसके बाद अपन देखे 4 में राज्य के निर्देश देखे, क्या थे वो? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद पुरौनी में अपन एक्स्ट्रा चीज देख लिए थे, बाद में शामिल किया गया, मूल कर्तव्य, ठीक। तो 4A ये हुआ अपना शुरुआत का 4 भाग। इसके बाद 5 से 10 में अपन प्रशासन देखे। सबसे बड़े स्तर का प्रशासन कौन सा प्रशासन? केंद्र का, फिर उसके नीचे राज्य का, और 7 क्या हो गया था? समाप्त हो गया। 8 में अपन क्या देखे? 8 में किसका प्रशासन? केंद्र शासित प्रदेश। कौन से प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद 9 में अपन देखे क्या? पंचायती राज। 9A में अपन क्या देखे? नगरीय निकाय। और 9B में अपने लिए नया क्या आया था? सहकारिता। क्या था 9B में? सहकारिता। 10 में क्या देखे अपन? एसटी का प्रशासन। समझ में आई मेरी बात सभी को? ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये वो पिलर है संविधान की, वो बिल्डिंग तैयार हो रही है जहां पर अपन अभी खंबे लगा रहे केवल, फिर दीवार लगाएंगे, एक एक ईंट को जोड़ेंगे अपन, फिर संविधान का एक पूरा क्या कहता है, ये तैयार हो जाएगा, पूरी एक बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात? ऐसा। अब अपन देखे संबंध। ये जो संबंध है आपके सामने में 3 प्रकार के संबंध, मैं ट्रिक बताया, क्या है वो ट्रिक?
वी वी वा, वी फॉर क्या है? विधायक, फिर वी फॉर क्या है? वित्तीय, फिर वा फॉर क्या है? वाणिज्यिक। ये 11, 12 और 13 किसके बीच में संबंध? केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। चलो ऐसा है। अब देखेंगे 14 से 17, ठीक, 14 से 17 ध्यान देंगे आप लोग इधर। 14 से 17, इस 14 से 17 में क्या बताया गया है? तो यहां पर मेनली जो बताया गया है वो आयोगों के बारे में बताया गया। किसके बारे में? आयोग के बारे में, ठीक। अब जो आयोग है वो होते हैं 14 में, 15 में और 17 में। बीच वाला 16 थोड़ा सा धोखा दे दिया है, यहां पर आयोग नहीं है। कहां कहां पे आयोग है? 14 में है, 15 में है और 17 में आयोग है, कमीशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक। सबसे पहले जो आयोग है वो परीक्षा लेने वाला आयोग है, और परीक्षा लेने वाला सबसे बड़ा आयोग कौन सा होता है? सबसे ऊपर यूपीएससी होता है। चलो बढ़िया, तो यहां पर है यूपीएससी, और हम अपने पीएससी क्यों छोड़े? तो पीएससी भी यहीं पे है, ठीक है, यूपीएससी और पीएससी। समझ में आई मेरी बात? इसके बाद जो परीक्षा लेते ही सबसे पहले, परीक्षा लेने के बाद चुनाव लेने वाली संस्था, चुनाव करवाने वाली, तो चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। बढ़िया, तो यहां पर है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। क्या यहां पर? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। समझ में आई मेरी बात? परीक्षा लेने वाली पहले, फिर निर्वाचन करवाने वाली, उसके बाद जो इन लोग के पास भाषा है उसके बारे में। तो 17 में राजभाषा आयोग। कौन सी आयोग? राजभाषा आयोग। ऐसा परीक्षा अपन देते ना हिंदी में, ठीक, और निर्वाचन आयोग फॉर्म भी भरते हैं अपन हिंदी में, नामांकन फॉर्म। ऐसा ऐसे याद रखना। यूपीएससी परीक्षा लेने वाली, निर्वाचन करवाने वाली, उसके बाद दोनों में जो काम आने वाली है वो राजभाषा हमारी, तो राजभाषा आयोग। एकदम अलग से जोड़ दिया गया 16वें भाग को बीच में, और यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान जो आप बार बार पढ़ते हैं उसको अपन बोलते हैं आरक्षण। क्या है? आरक्षण। रिजर्वेशन के बारे में संपूर्ण प्रावधान वो है आपका आरक्षण, ठीक। केंद्रीय निर्वाचन आयोग 15 में है ना, 14 में यूपीएससी, 16 में आरक्षण, 17 में राजभाषा आयोग। गया दिमाग में सभी के? अब देखो, जो अपन इंपॉर्टेंट बात करने वाले थे वो करने वाले थे कि 18 में, 18वां भाग आपका बहुत महत्वपूर्ण बोला मैं आपको। यहां पर है आपातकाल। क्या यहां पर? आपातकाल, इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बताया गया, आपातकाल। और इसके बाद जो दूसरा मैं महत्वपूर्ण बोला वो 20वां बोला। यहां पर इतनी देर से जो अपन पढ़ रहे हैं, ये संविधान संशोधन, वो संविधान संशोधन, तो संविधान का संशोधन बताया गया है कहां पे? उसको बताया गया है 20 में। कहां पर बताया गया है? 20 में। संविधान संशोधन का प्रावधान भाग 20 में। कोई दिक्कत यहां तक के? समझ में आई मेरी बात? अब जो छूट गया बीच का 19, 21 और 22, ये है तो इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन फिर भी अपन अपने प्रिपरेशन के लिए, ताकि पूरी तैयारी हो अपनी, उसको अपन याद कर लें, ठीक। 19, 21 और 22, ठीक है, 19, 21 और 22। तो देखो भाई 19 में क्या है, ध्यान देंगे आप लोग। भाग 19 जो बीच में आने वाला था, भाग 19, ये भाग 19 में बताया गया है आपका विविध। क्या बताया गया है? विविध, जिसको अपन संवैधानिक भाषा में बोलते हैं प्रकीर्ण, और अपनी बोलचाल की भाषा में अपन इसको क्या बोलते हैं? कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। अब कुछ भी रख दिया है ऐसा, तो कुछ भी कहां रख दिया है? 19 में रख दिया गया, प्रकीर्ण, विविध। समझ में आई मेरी बात? कभी राजा महाराजा के बारे में बोला यहाँ पे, कभी राष्ट्रपति राज्यपाल के बारे में बोला है, कभी एयरपोर्ट से संबंधित प्रावधान बोल दिया यहाँ पे, इसलिए विविध। समझ नहीं पा रहे थे क्या रखे बोल के, तो यही रख दिए वहां पे। 19 के बाद आपका 21वां भाग, ठीक। देखो, जब भारत आजाद हुआ था तो बहुत सारे देशी रियासत अपने आप को राज्य बनाना चाहते थे, हमको राज्य का दर्जा दो, हमको राज्य का दर्जा दो। तो अपन क्या किए? अपन लोग को गोली दिए। क्या गोली दिए? कि तुम लोग को राज्य का दर्जा तो नहीं देंगे, लेकिन आप लोग को बहुत सारे विशेष प्रावधान देते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल था। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिए, अनुच्छेद 370, है ना, हटाए ना उसको। तो ये कुछ राज्यों को स्पेशल राइट्स दिए गए थे भाग 21 में। समझ में आई मेरी बात? यहां पर लिखना, कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, ठीक है, कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध। तो केवल जम्मू कश्मीर नहीं है, बहुत सारे हैं यहाँ पर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बहुत सारे लोग को स्पेशल राइट्स मिला हुआ है। इसके बाद 22, ध्यान देंगे आप लोग, कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध के बाद अपन क्या करते हैं? जब भी कहीं पर जाते हैं, जब पहुंचते हैं, तब अपना नाम बताते हैं अपन, ठीक, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं अपन। लेकिन संविधान उल्टा काम करता है, उल्टा। जब ये जा रहा है वापस, तो ये अपने बारे में बता रहा है कि मैं कौन हूं,
तो वो बोलता है कि मेरा नाम है भारतीय संविधान, नाम बताया गया वहां पे, ठीक। दूसरा कि ये जो संविधान है इसको कब लागू किया गया उसके बारे में बताया गया यहाँ पे, ठीक। और तीसरा कि मेरे को तैयार किया गया था अंग्रेजी में, मेरा क्या किया गया है, अनुवाद किया गया है। तो ये अनुवाद बताया गया, तीन चीजें, नाम, लागू होना और अनुवाद, ये तीन चीजें बताई गई है भाग 22 में, ठीक है। समझ में आई मेरी बात सभी को? क्लियर है? ये सबके दिमाग में है? अब देखो, अगर ये सबके दिमाग में है तो अपन एक बार क्विक रिवीजन मार लेते हैं फटाफट, ठीक है। ये ऐसा देखो, भाग 1 से 4, 1 से 4 में अपन क्या देखे, पहला एक क्या बोले, वो स्थान, संघ, राज्य और उसका क्षेत्र, साथ में बोलते चलेंगे, चाहे नहीं याद भी हो तब भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग, वो मायने नहीं रखता, गलत हो सही, बस बोलना मायने रखता है। भाग 1 संघ, राज्य और उसका क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार उनकी शक्ति, इसके बाद भाग 4 राज्य के लिए क्या, नीति निर्देशक तत्व, 4A क्या बोला मैं, कर्तव्य, मूल कर्तव्य बोला, बढ़िया, ठीक। अब अपन प्रशासन देखे 5 से 10 में, सबसे बड़ा प्रशासन 5 में क्या, केंद्रीय प्रशासन, उसके बाद 6 में कौन सा प्रशासन, राज्य का, 7 क्या हो गया है, समाप्त हो गया, 8 में क्या बोला मैं, केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब का, ठीक। 8 के बाद 9 में क्या बोला मैं, पंचायत राज, 9A में क्या बोला मैं, नगरीय निकाय, 9A में क्या बोला मैं, नगरीय निकाय, 9B में क्या बोला, नई चीज, सहकारिता, इसके बाद 10 में क्या बोला, अलग से प्रशासन, ST का प्रशासन, ठीक है, ऐसा। अब अपन 11 से 13 में देखे संबंध, किसके बीच में संबंध है, केंद्र और राज्य के बीच में, इनके बीच में क्या है संबंध है, वो ट्रिक क्या थी अपनी, वी और वा, वी और वा, तो वी फॉर क्या है, विधायी, फिर वी फॉर क्या है, वित्तीय, फिर वा फॉर क्या है, वाणिज्य, बहुत बढ़िया। तो ये 11 से 13 का हुआ। अब 14 से 17 में अपन आयोग देखे, पहले परीक्षा लेने वाला आयोग यूपीएससी, फिर निर्वाचन करवाने वाला आयोग निर्वाचन आयोग, फिर उसके बाद बीच में आरक्षण आ गया था, इसके बाद आखिरी में हिंदी के लिए कौन सा आयोग था, राजभाषा आयोग, 17। समझ में आई मेरी बात? 18 अलग से पढ़े, जहां पर अपन क्या देखे, आपातकाल, ठीक, 18 में क्या है, आपातकाल। उसके बाद 20 में अपन देखे संविधान का संशोधन। इसके बाद मैं बोला कि 19 में कुछ भी डाल दिया है, बस नहीं भी याद आया तो कुछ भी तो याद आएगा, 19 में कुछ भी है, प्रकीर्ण। इसके बाद मैं बोला 21 में कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, और 22 में क्या बोला मैं, संविधान का नाम और लागू होना और अनुवाद। समझ में आई मेरी बात? तो ये संविधान के 22 भाग और उसके नाम हुए। अब अपन कल क्या करेंगे, इसके अंदर अनुच्छेदों को फिट करेंगे, भाग 1 में कहां से कहां तक अनुच्छेद, भाग 2 में कहां से कहां तक, 3 में कहां से कहां तक। समझ में आई मेरी बात? मिलते हैं।